आज हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में जो लक्षण शब्द शक्ति का निरूपण किया है आचार्य मंबट ने उसका अध्ययन करेंगे। तो लक्षण शब्द शक्ति तीन प्रकार की शब्द शक्ति आचार्य मंबट ने मानी है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का हम अध्ययन कर चुके हैं, आज हम लक्षणा का अध्ययन देख रहे हैं। क्या है इसमें? देखिए, शब्द शक्ति क्या होती है सर्वप्रथम? शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द की शक्ति सामान्य अर्थ से पता चल रहा है। किसी शब्द से हम अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, क्या अर्थ लिया जाए, यह हमें किसी शक्ति के माध्यम से लेते हैं, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मंबट ने तीन प्रकार के शब्द माने हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। शब्द तीन प्रकार के हैं, अर्थ भी तीन प्रकार के हैं: वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ, इसलिए शब्द की शक्ति भी तीन मानी गई है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वाचक शब्द से जो वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है वो अभिधा के माध्यम से होती है। लक्षक शब्द से जो लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है वह लक्षणा के माध्यम से होती है। और व्यंजक शब्द से जो व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है वह व्यंजना के माध्यम से होती है। स्पष्ट है? और अभिधा क्या थी? हमने पढ़ा था साक्षात संकेतितार्थ, जो अर्थ को बताने वाली है। साक्षात संकेतितार्थम यो अर्थम अभिधत्तेता सा अभिधा। अब लक्षणा क्या है? मुख्यार्थवादी तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते सा लक्षणा रूपिता क्रिया। क्या कह रहे हैं आचार्य मम्मी? सामान्य रूप से हम जानते हैं लक्षणा शब्द शक्ति में एक सामान्य रूप से बात कर रही हूँ, जैसे कि ताकि आप स्नातक ये स्नातकोत्तर स्तर की विषय वस्तु है, सामान्य रूप से सब जानते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए यह गाय है, लड़की के लिए बोलते हैं, बच्चे के लिए बोल देते हैं कि यह तो शेर है। अब बताओ वो क्या शेर है, गाय है? ये जो बोलते हैं ना, ये लक्षणा से प्रयोग करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम उसका पर्टिकुलर कि कैसे शास्त्र विवेचन क्या है, कैसे हम अर्थ लेते हैं, क्या उसका विवेचन है, ये हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाद होने पर, तद्योगे उसका संबंध होने से, संबंध किससे होगा? हमने जो लक्ष्यार्थ लिया है, यानी मुख्यार्थ के साथ में जो हमने लक्ष्यार्थ लिया उसका संबंध क्या है, और उसमें किस लिए ये कहा जा रहा है, क्या कोई इसमें रूढ़ि है अथवा प्रयोजन है, जिस रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अन्यो अर्थो लक्ष्यते, अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अन्य अर्थो लक्ष्यते, जो अन्य अर्थ लक्षित होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और कैसा है यह? आरोपिता क्रिया, आरोपित व्यापार है लक्षण। तो मुख्यार्थ का बाद होने पर, मुख्यार्थ का लक्षार्थ से संबंध होने पर, कोई रूढ़ि अथवा प्रयोजन होने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब एक एक पद को देखते हैं। लक्षण शब्द शक्ति के व्यापार के लिए तीन मुख्य शर्त हो गई। मुख्यार्थवाद, यानी सबसे सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ में कोई ना कोई बाधा होनी चाहिए। अभिधा में हम देखते हैं कि मुख्यार्थ लिया जाता है शब्द से, जो शास्त्र का संकेतित अर्थ होता है, लेकिन लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। मुख्यार्थ का बाद क्या होता है? दो प्रकार से हो सकता है: अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति क्या होता है? अन्य पदों की अर्थों के साथ में, अन्य पदों के जो अर्थ है उनके साथ में अन्वय होने में बाधा होना। अन्वय नहीं हो पाता। अन्वय हम कैसे करते हैं, यह मैं सारा डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ। आकांक्षा योग्यता सन्निधि से, ठीक है? आकांक्षा के कारण, योग्यता के कारण सन्निधि हम जब देखते हैं इससे कि हमें वो शब्द लेता है, अर्थ लेते हैं हम, तो अन्य पदों के अर्थों के साथ में अन्वय होने में बाधा होना, तो अन्वयानुपत्ति। जैसे किसी ने कहा गंगायाम घोषा, क्या गंगा पर घोष हो सकते हैं? गंगा नदी में घोष यानी अभीरों की बस्ती है, क्या ये संभव है? हमें तो लग नहीं रहा। दोनों पदों में अर्थों में अन्वय होने में बाधा लग रही है। तो गंगायाम घोषा जैसे, तो पदों के अर्थों में अन्य पद, यानी दोनों, जैसे दो पद प्रयुक्त हुए तो दोनों पदों में आपस में अन्वय होने में बाधा होना। जैसे हम वन्यना सिंचती बोलते हैं ना, तो वहां पे भी बाधा होती है। तो यहाँ पे लक्षण शब्द शक्ति में अब गंगायाम घोषा से क्या हम, क्यों इसमें क्या लक्षणा है, क्या लक्षार्थ लिया जाएगा, क्या ये सब हम इसका उदाहरण डिटेल में देखेंगे अभी बाद में, ये सब आएगा। तो अन्वयानुपत्ति का मतलब है बाधा होना, यानी मुख्य अर्थ ना लिया जाए। मुख्य अर्थ जो ले रहे हैं शब्द का,
मुख्य अर्थ क्या है? गंगायाम यानी गंगा नदी में, घोषा माने अभेड़ों की बस्ती है। यह तो उसका मुख्य अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ में तो हमें थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है कि कैसे हो सकता है गंगायाम घोषा? किसी ने कहा यह गाय है, यह गाय कैसे हो सकती है? यह तो एक लड़की है। तो अन्वय होने में बाधा होना, अन्वयानुपत्तियाँ। दूसरी होती है तात्पर्यानुपपत्ति, यानी वक्ता के तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होना। क्या होता है? जैसे किसी ने कहा कि भाई काकेभ्यो दधि रक्षताम, कोई छत पे कोई वो है, उसने दही रखा हुआ है, बोले कौओं से रक्षा करना। अब कौओं की जगह यदि कबूतर आ जाए, कुत्ता आ जाएगा तो क्या दही खाने दोगे? नहीं। तो वक्ता का तात्पर्य क्या है? यानी सबसे रक्षा करनी है, चाहे चिड़िया आए, चाहे कुत्ता आए, चाहे बिल्ली आए, सबसे दही की रक्षा करनी है ना। तो तात्पर्य में भी बाधा होना, तो वो होता है तात्पर्यानुपत्ति। ये 2 पद हो गए, मुख्यार्थवाद हो गया। अब दूसरा होता है तद्योगी। अब हमारे मुख्यार्थ में तो कोई बाधा आ गई, दिक्कत आ गई। तो अब कैसे उसको हम उस मुख्यार्थ से हम कुछ लक्ष्यार्थ लेते हैं, तो लक्ष्यार्थ में जो हमने लिया, उसका मुख्यार्थ से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। जो मुख्यार्थ है उससे कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। वह संबंध कैसे कैसा हो सकता है? चाहे वो सामीप्य संबंध हो, चाहे आधार आधेय संबंध हो, चाहे सादृश्य संबंध हो, चाहे संयोग संबंध हो, कार्य कारण, अंगांगी भाव, तादात्म्य, स्वस्वामी भाव आदि किसी भी प्रकार का संबंध हो सकता है। तीसरा है तद्योग। अब ये सब हमने इतनी प्रपंच कर क्यों रहे हैं? किस लिए ये प्रयोग किया जा रहा है? बोले या तो रूढ़ी होगी या प्रयोजन होगा। लक्षणावृत्ति में कहीं तो रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि के कारण शब्द से अमुख्य अर्थ की प्रतीति होती है, और कहीं किसी विशेष प्रयोजन को रखकर कोई विशेष प्रयोजन ध्यान में रखा जाता है। जैसे गंगायाम घोषा भी उदाहरण हम स्पष्ट करेंगे ना, क्या मुख्यार्थवाद है, क्या लक्ष्यार्थ लिया गया और क्या प्रयोजन है, तो वहां पे प्रयोजन है। तो अभी हम दोनों के उदाहरण देखेंगे, रूढ़ी और प्रयोजन का। तो विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रयोजन के कारण। तो 2 प्रकार का होता है, तो रूढ़ी या प्रयोजन कारण। जैसे रूढ़ी का उदाहरण है कर्मणि कुचला और प्रयोजन का उदाहरण है गंगायाम घोषः। ये अभी हम देखेंगे। अब जो देखिए कार्य का एक बार दोबारा देखते हैं। तो मुख्यार्थवाद समझ में आ गया, मुख्यार्थ का बाद होना, तद्योगी यानी मुख्यार्थ में लक्ष्यार्थ में कोई संबंध होना, और तीसरी चीज होती है रूढ़ी या प्रयोजन होना। यह जो होता है वह लक्षणा कहलाती है। आप नीचे वाली पंक्ति देखिए, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, जो अन्य अर्थ लक्षित होता है लक्षणा में। तो क्या कहना चाह रहे हैं? सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। वह लक्षणा कैसी है? आरोपिता क्रिया, आरोपित क्रिया है। अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यत् पद यया अर्थ में कर्म विभक्ति के लोप के कारण है। क्या कह रहे हैं? लक्षणा के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्षणा के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, यानी जो मुख्य अर्थ है उससे अन्य अर्थ कौन सा हो गया? वो लक्षार्थ लक्षित होता है, उसकी बात है। और सा लक्षण आरोपिता क्रिया, वह लक्षण आरोपिता क्रिया है। तो शब्द का जो स्वाभाविक व्यापार है वो क्या है? अभिधा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लक्षणा स्वाभाविक व्यापार नहीं है, अपितु आरोपित व्यापार है, आरोपित क्रिया है। साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाली तो कौन होती है? अभिधा होती है। यह अभिधा से भिन्न है। इसमें क्या होता है? मुख्य अर्थ का बाद होता है। तो यह शब्द का स्वाभाविक व्यापार नहीं है। यह सांत्रार्थ निष्ठ वृत्ति भाव में वो कहते हैं सांत्रार्थ निष्ठ है, यानी व्यवधान से युक्त है कि मुख्य अर्थ लिया हमने शब्द से, उसमें कोई बाधा आ गई, तब हम लक्षणा को लेते हैं। शब्द क्या करता है? सबसे पहले जब हमने कई बार देखा, शब्द यदि कोई भी हमने बोला, सब सर्वप्रथम कौन सा अर्थ आएगा? मुख्य अर्थ। सबसे पहले शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है, और उसके बोधन में जब वो बाधित हो जाता है, कोई दिक्कत आती, तब हम लक्षणा से लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते हैं। तो वो बात कह रहे हैं। तो जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो अन्य अर्थ को बोध कराते हैं, इसलिए इसको कहा गया है वहां पे सांत्रार्थ निष्ठा। सांतर माने अंतर, यानी व्यवधान से जो युक्त है। तो लक्षणा वास्तव में अभिधा वृत्ति के पीछे रहने वाली है। पहले अभिधा से में अर्थ मिलता है, फिर मुख्य अर्थ बाद होता है, फिर लक्ष्यार्थ लिया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है। और चूंकि अभिधा में रहती है ना, अभिधा के पीछे रहती है, तो निश्चयेन स्थीयते निष्ठा उस अर्थ में है। तो लक्ष्य अर्थ क्या है? का बोध कराने वाला जो व्यापार है शब्द का, वो आरोपित व्यापार है, लक्षणा के माध्यम से लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या गया है। और वृत्ति में वो पंक्ति कहते हैं आचार्य मम्मट, मुख्येन अमुख्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा आरोपिता क्रिया, सा आरोपिता। मुख्येन अमुख्यो अर्थ,
मुख्य यानी मुख्य के द्वारा, मुख्यार्थ के द्वारा जो अमुख्य अर्थ लिया जाता है, वह लक्षणा के माध्यम से लिया जाता है। तो यह कैसा व्यापार है? आरोपित व्यापार है। अपन मुझे लगता है समस्त लक्षणा के ये जो सामान्य स्वरूप पूछा जाए तो क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति वह होती है जिसकी 3 मुख्य शर्तें हैं। सबसे पहले मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ में और लक्ष्यार्थ में कोई संबंध होना चाहिए और उसमें कोई रूढ़ि या प्रयोजन होनी चाहिए और अन्य अर्थ जब लक्षित होता है लक्षणा के माध्यम से तो वो लक्षणा है और लक्षणा कैसी है? स्वाभाविक व्यापार नहीं है शब्द का, यह आरोपित क्रिया है, अभिधा के बाद होती है, अभिधा से पहले मुख्य अर्थ लिया जाता है, फिर उसमें कोई बाधा आती है, तब जाके हम लक्षण शब्द शक्ति लेते हैं। तो लक्षण की 3 शर्तें देखी आपने। अब क्या रूढ़ि है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्षणा के उदाहरण है और फिर किस प्रकार से वो भेदों की चर्चा करेंगे, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।